हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम उनको डिस्कस कर रहे हैं। और ये है क्लास 6। इससे पहले 5 क्लासेस हो चुके हैं, लगभग 100 के आसपास एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने उन सेशंस को देख रखा है। तो इस सेशन में हम और भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग तैयार हो इनको आंसर करने के लिए। पिछले सेशन में ये सवाल पूछा गया था आपसे, होमवर्क दिया गया था आपको कि आप कमेंट करो इसका आंसर। द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर स्टेट्स। कितने मेंबर स्टेट्स हैं इसमें? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 15, 10, 22 या 44। So the correct answer here is 22। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कितने मेंबर्स है इन इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स में, राइट? वो चीज पूछी गई है। सो द करेक्ट आंसर इज 22। और ये चीज इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया इंडियन ओशन रिम में आता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस सेशन का है। इन सेशंस का फायदा उठाने के लिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि एक पेपर और पेन लीजिए, साथ के साथ जो आंसर है आपके वो नोट करते जाइए, वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश करिए, पहले खुद अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आंसर देखिए और देखिए कि आपके कितने इस तरीके से सही बन रहे हैं, आपका स्कोर कितना बन रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2022 का जो रिपोर्ट है, आईएमएफ ये रिपोर्ट रिलीज करता है और ये अप्रैल 2022 के रिपोर्ट से रिलेटेड चीजें हमारे बुक में दी हुई हैं। तो उसी पर सवाल है, नेम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द फोरसीएबल फ्यूचर। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा गया है कि फोरसीएबल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर में, द फ्यूचर दैट कैन बी फोरसीएबल यानी कि जो हम जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, उसके हिसाब से फ्यूचर में फास्टेस्ट ग्रोइंग, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन सा होगा, इसका नाम दिया गया है इस रिपोर्ट में। कौन सा है वो कंट्री? इंडिया, चाइना, जापान या यूएसए, इनमें से कौन सी इकोनॉमी वर्ल्ड फास्टेस्ट होगी? जी हाँ, यस, ए इंडिया इज द राइट आंसर। इस वजह से ये रिपोर्ट और इसकी फाइंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, जो हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, एज पर प्लानिंग कमीशन एस्टिमेट्स 2011-12 में ये प्लानिंग कमीशन के एस्टिमेट्स रिलीज किए गए थे। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है एक ऐसा चीज है जिससे हमें कितने पुअर पीपल हैं उसके बारे में आइडिया लगता है। बिलो पॉवर्टी लाइन ये एक इनकम बेस्ड क्राइटेरिया है। ओके, इस इनकम बेस्ड क्राइटेरिया के हिसाब से अर्बन एंड रूरल एरियाज में बिलो पॉवर्टी लाइन में जितने परसेंटेज पीपल हैं उनका एस्टिमेट दिया गया है बाय द प्लानिंग कमीशन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रूरल एरियाज में कितना परसेंटेज है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, 13.7, 20.7, 25.7 या 27.7। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी, दैट इज 25.7। ये जो है 25.7 पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज में रहती है वो सारे बिलो पॉवर्टी लाइन है। 2011-12 के एस्टिमेट से अभी ये चीज चेंज हो चुकी होगी, बट देन ये चीज जो है हमारे बुक में दी हुई है। अब ये देखिए, which among the following statement is or are not correct with respect to the term jobless growth। ठीक है, जॉबलेस ग्रोथ से रिलेटेड यहाँ पर आपको सारे के सारी चीजें दी हुई हैं, स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कौन सा नॉट करेक्ट पूछा गया? इट इज एन इकोनॉमिक फेनोमेनन इन विच द इकोनॉमी ग्रोस व्हाइल मेंटेनिंग इट्स एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, इट इज एन इकोनॉमिक फेनोमेनन इन विच द इकोनॉमी ग्रोस व्हाइल लोअरिंग एम्प्लॉयमेंट लेवल। It can be caused because of stringent labor laws. The labor-intensive industrial sector drives majority of economic growth in India। तो जॉबलेस ग्रोथ की जब बात की जा रही है, इसका मतलब क्या है? ग्रोथ तो हो रहा है पर जॉब्स नहीं है। वेरी सिंपल, जॉबलेस ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट कम है, ग्रोथ हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। वो चीज इंडिया में देखी गई है एंड ये टर्म इंडिया की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक phenomenon इन विच द इकोनॉमी ग्रोस while maintaining its employment level, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ नहीं है, मेंटेन किया जा रहा है, या फिर एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिप हो रही है। इन दोनों में से कोई एक चीज हो रहा है तब उसे हम जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ तो ऊपर की तरफ जा रहा है बट देन एम्प्लॉयमेंट डिप हो रहा है, राइट? एम्प्लॉयमेंट जो क्रिएशन है वो डिप हो रहा है, इसमें ग्रोथ जो है डिप हो रहा है। तो ये दोनों ही चीजें सही है यहाँ पर, या तो मेंटेन्ड है जितना था उतना ही है, ग्रोथ होनी चाहिए ना एम्प्लॉयमेंट में, वो नहीं हो रहा है, या तो वो डिप हो रहा है।
ये चीज स्ट्रिंजेंट लेबर लॉस की वजह से हो सकता है। अलग अलग तरीके के लेबर लॉस है जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं लेबर को आने से, या फिर उनका स्किल लेवल जो है वो सही नहीं है तो उन्हें जॉब नहीं मिल रहा, कई सारी चीजें। तो इन लेबर लॉस की वजह से भी होता है। इनको चेंज करना, इनको मॉडिफाई करने का जो काम है वो गवर्नमेंट करती है टाइम टू टाइम। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये ड्राइव्स मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम जीडीपी के टर्म्स में देखें तो कौन कौन से सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, तो नंबर 1 पर है हमारा सर्विसेज सेक्टर। और यहाँ सर्विसेज सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन इंडिया के केस में सबसे हाईएस्ट है। देन वी हैव इंडस्ट्रियल सेक्टर, और नंबर 3 पर है हमारा एग्रीकल्चरल या फिर प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर नंबर 3 का कंट्रीब्यूशन देता है टू द जीडीपी। हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की नहीं। तो जीडीपी की अगर हम बात करें, यहाँ पर कहा गया इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडस्ट्रियल सेक्टर का मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन, यानी कि नंबर 1 पर इंडस्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर नंबर 1 पे है, ये कहा गया, जो कि गलत है। नंबर 1 पे क्या है, सर्विसेज सेक्टर है। तो डी इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट में से डी नॉट करेक्ट है, बाकी सारे सही है। राइट, तो यहाँ पर नॉलेज इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर इज ड्राइविंग द मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सर्विसेज सेक्टर ड्राइव कर रहा है मेजॉरिटी ऑफ, लाइक आईटी सेक्टर हो गया, और जो भी सारे एडटेक हैं ये सारे ही सर्विसेज सेक्टर में आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द लेबर फोर्स ग्रोथ रेट इन इंडिया वाज। ठीक है, लेबर फोर्स का जो ग्रोथ रेट है, लेबर फोर्स किसको हम कह सकते हैं, लेबर फोर्स ऐसे पीपल जो कि एम्प्लॉयबल हैं, ऐसे लोगों को हम लेबर फोर्स का पार्ट मानते हैं। लेट से इंडिया में जो भी पीपल एम्प्लॉयबल हैं उनको हम लेबर फोर्स का पार्ट मानते हैं। एम्प्लॉयबल का मतलब क्या है, एम्प्लॉयबल या फिर एम्प्लॉयड हैं, ऑलरेडी वो एम्प्लॉयड हैं ऐसे लोग। ठीक है, अब एम्प्लॉयबल का मतलब क्या है, ऐसे लोग जिनके पास स्किल्स हैं पर वो जॉब नहीं कर रहे हैं अपनी खुद की मर्जी से, इसे हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब ऐसे लोग जिनके पास स्किल्स हैं लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है, ओके, ये इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। राइट, तो ये सारे ही लोग जो कि एलिजिबल हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, एम्प्लॉयबल हैं, इवन दो उनके पास जॉब नहीं है, वो सब लेबर फोर्स का पार्ट है। ऑल्सो वो पीपल जो एम्प्लॉयड है ऑलरेडी, जिनको जॉब मिल चुकी है, वो भी लेबर फोर्स का पार्ट है। आई होप ये चीज क्लियर है। तो ऐसे लेबर फोर्स में ग्रोथ देखा गया है इन इंडियन सेंसस के हिसाब से, कितना परसेंटेज ग्रोथ है, कितना परसेंटेज ऐसे जो पीपल है उनकी संख्या बढ़ रही है। ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है डिस्कशन या फिर गेस करने का कोई भी काम नहीं है। सही जवाब यहाँ पर है सी, दैट इज 2.23%। ठीक है, 2.23% सेंसस 2011 के हिसाब से ये ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट देखा गया। अब एज पर द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 से रिलेटेड हमारे बुक में दिया हुआ है, टॉप 10% ऑफ द इंडियंस अर्न डैश ऑफ द नेशनल इनकम। टॉप 10% जो है वो कितना जो है नेशनल इनकम का परसेंटेज उनके पास है, इस रिपोर्ट के हिसाब से वो पूछा गया है। टॉप 10% कौन है, 10% रिचेस्ट जो पीपल हैं, टॉप 10% रिचेस्ट जो पीपल हैं उनके पास कितना परसेंटेज इंडिया का मनी उनके पास आपको देखने को मिलेगा, नेशनल इनकम का कितना पार्ट, 27, 37, 47 या 57%। यहाँ पर अगर हम देखें डी इज राइट आंसर, जो कि है 57%। जो आधे से ज्यादा जो इंडिया का वेल्थ है वो टॉप 10% रिचेस्ट पीपल के पास है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से। राइट, तो ये चीज काफी ज्यादा शॉकिंग है, एंड यस ये चीज जो है सही है। यहाँ पर देखिए 57% दिया गया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके सामने अब, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेथड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इंडिया। इनइक्वालिटी होता क्या है, इनइक्वालिटी का मतलब है, मेनली यहाँ पर हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी समथिंग जहां पर जो रिच पीपल हैं वो दिन पर दिन रिच होते ही जा रहे हैं, और जो पुअर पीपल हैं वो दिन पर दिन गरीब होते ही जा रहे हैं। ये इनइक्वालिटी का जो गैप है वो बढ़ाया जा रहा है, इनइक्वालिटी जो है उसे बढ़ाया जा रहा है। तो इसे कम करने की जरूरत है, कैसे किया जा सकता है वो पूछा गया यहाँ पर, इनमें से कौन सा सही है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट अगर स्पेंड करे, ये जो पुअर पीपल है उनका हेल्थ अच्छा हो, उनकी एजुकेशन अच्छे तरीके से हो, और सोशल वेलफेयर हो, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले ताकि वो पढ़ सके, अपने लाइवलीहुड को जो है सपोर्ट कर सके, ये सारी चीजें गवर्नमेंट अगर करेगी
डेफिनेटली पुअर पीपल जो है वो अपलिफ्ट होंगे, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग बनेंगे, ये तो है। गवर्नमेंट इन्वेस्टिंग इन फ्री एंड हाई क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेट्स से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं, ये सारे फ्री हो एंड हाई क्वालिटी प्रोवाइडेड हो, तो कई सारे जो इश्यूज हैं पुअर पीपल के वो सॉल्व हो जाएंगे, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। गवर्नमेंट इन्वेस्टिंग इन R&D एंड इनोवेशन, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही दूर दराज के इलाका है, वहां पर इंटरनेट की जरूरत है, तो इंटरनेट होगा तो उनको स्किल्स मिलेंगे, सारी चीजें होंगी, तो इसके लिए क्या चाहिए, इनोवेशन चाहिए, R&D चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा कि वहां पे कैसे इंटरनेट ले जाया जाए। बहुत सारे मेथड्स है, लेट्स से जो है कई सारे बलून्स में ये इंटरनेट के जो ट्रांसमीटर्स है वो लगा दिए जाते हैं, तो ये चीजें चल रही हैं। तो ये सब किसका नतीजा है, R&D एंड इनोवेशन का, और ये इनइक्वालिटी को कम करेगा। जी हाँ। टैक्सिंग द रिच पीपल मोर हैवीली, जो अमीर हैं उनसे, उनको जो है टैक्स, उनसे ज्यादा टैक्स लो। लेट्स से पुअर पीपल 1% टैक्स दे रहे हैं, तो रिच पीपल जितना भी उनका इनकम है उसके ऊपर 10% टैक्स दे रहे हैं। यस दैट विल हेल्प, क्योंकि ये जो टैक्स का मनी है अगेन गवर्नमेंट को यूज करना होगा टू हेल्प द पुअर पीपल। ठीक है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट वो करता ही है, तो रिच पीपल से ये मनी जो है पुअर पीपल तक आएगा, इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी। चारों सही है यहाँ पर, बी इज द राइट आंसर। ओके, ये सारी चीजें हमारे बुक में भी दी गई है, टैक्सिंग द रिच पीपल मोर हेवीली। 7 क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हमारे जो है टॉपिक सब आगे इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन से रिलेटेड, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला हमारा जो चैप्टर है मॉड्यूल बी में, उसमें से ये सवाल है, which among the following statement is or are correct with respect to the term economics। economics ये जो term है इससे related सही statements आपको बताने हैं। economics is concerned with the production, consumption and distribution of goods and services। it is the study of how resources can best be distributed to meet the needs of the greatest number of people। रिसोर्सेज को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने से ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल के नीड जो है वो सर्व होंगे। term economy is derived from the Latin word oikonomia। ठीक है, लैटिन वर्ड है ये oikonomia, इसमें से डिराइव किया है। पहला देखिए, यस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे प्रोड्यूस करना है, उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन क्या होना चाहिए, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और उसका कंजम्पशन किस तरीके से हो रहा है, प्राइसेस में वेरिएशंस क्या आ रहे हैं, पीपल क्या पसंद करते हैं, उसके बेसिस पर मार्केट कैसा है, ये सब इकोनॉमिक्स है। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड यहाँ पर, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ रिसोर्सेज कैन बेस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मीट द नीड्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लियोनेल जी का जो डेफिनेशन है, स्केर्सिटी डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं, उसे याद करें, तो इसमें हम जानते हैं इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स का मेन एम क्या है, इकोनॉमिक्स का मेन एम है टू ब्रिज द गैप बिटवीन स्कार्स रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही स्कार्स है, यानी कि बहुत कम है, और लोग बहुत ज्यादा हैं, उनके नीड्स बहुत ज्यादा हैं, उनकी जो फुलफिलमेंट है उसको करने के लिए जो गैप है, इस गैप को ब्रिज करने का काम इकोनॉमिक्स करता है। इसी वजह से इकोनॉमिक्स की स्केर्सिटी डेफिनेशन इन्होंने दी है। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज कैन बेस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मीट द नीड्स ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ये एकदम बेस्ड ऑन द स्केर्सिटी डेफिनेशन, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। टर्म इकोनॉमी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इकोनोमिया। ठीक है, ये एक्चुअली लैटिन वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है। राइट, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन बहुत ही तुच्छा सा क्वेश्चन है, बट हम कई बार ये चीज भूल जाते हैं और पता चले इसी पे सवाल आ गया। राइट, तो ये ग्रीक वर्ड है और इकोनोमिया, हमारे बुक में ये चीजें जो दी हुई हैं वो तो हमें रटा होना चाहिए, ताकि ये क्वेश्चन आए तो सीधा सीधा हम जवाब दे पाए। ठीक है, इकोनॉमी ग्रीक वर्ड है, एंड ये इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। उसके साथ ये दोनों तो एलिमिनेट होते हैं, 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये हमें पता है, तो बी इज द राइट आंसर। राइट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये पूछा गया है, अगेन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जी हाँ ये भी सही है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स, अगेन लियोनेल उनका जो हमारा डेफिनेशन है, स्कैरसिटी डेफिनेशन में ये कहा गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स, इसको स्टडी करता है इकोनॉमिक्स। ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है इन जनरल इकोनॉमिक्स, ये हमें पता है।
Economics involves the study of choices as they are affected by incentives and resources. ये भी सही है. पूछा क्या गया, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इनमें से कोई भी नॉट करेक्ट नहीं है, सारे ही करेक्ट है. सो द करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ द अबव आर नॉट करेक्ट, डी. ठीक है, तो यस ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना होगा, ऐसे क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा. राइट. नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने, हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फाउंडर किन्हें कहा जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. इज इट लियोनेल रॉबिन्स, इज इट अमर्त्य सेन, एडम स्मिथ या अल्फ्रेड मार्शल. इन सभी का रिलेशन है विद इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली. लियोनेल रॉबिन्स, जैसा कि हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं, इन्होंने स्केर्सिटी डेफिनेशन दी थी ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, स्केर्सिटी डेफिनेशन इन्होंने ये कहा था कि जो एंड्स एंड मीन्स हैं उनके बीच के जो गैप है उसको ब्रिज करने का काम इकोनॉमिक्स का है. स्केर्स हमारे जो मीन्स है, स्केर्स हमारे जो रिसोर्सेस हैं एंड डिजायर्स हमारे हैं, नीड्स जो है उनके बीच का गैप ब्रिज करना इज ऑल समथिंग दैट इकोनॉमिक्स कैरीज आउट. अमर्त्य सेन ग्रेट इकोनॉमिस्ट, और यहाँ पर एडम स्मिथ, इन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दी है. इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स का मेन काम क्या है, वेल्थ को मैनेज करना. दैट इज व्हाट ही हैज गिवन. एंड ये वेल्थ ऑफ नेशंस नाम का इनकी जो किताब है वो आई थी. इन सभी चीजों की वजह से इन्हें द फाउंडर ऑफ फील्ड ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है. ठीक है, फाउंडर ऑफ फील्ड ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स या फिर फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी. अब अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने जो है डेफिनेशन दिया है ऑफ दिस इकोनॉमिक्स ऑल्सो. इन्होंने कहा है कि जो इकोनॉमिक्स है उसका मेन एम है टू प्रोवाइड वेल बीइंग या फिर वेलफेयर ऑफ पीपल, और इस वजह से इनके डेफिनेशन को वेलफेयर डेफिनेशन कहा जाता है. राइट, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए. आगे के क्वेश्चंस में भी ये चीजें आएंगे, आराम से आप आंसर कर पाओगे. एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन 1776 इन्होंने ये कहा था. एंड देन फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इन्हें कहा जाता है बिकॉज ऑफ दिस, और इन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दी थी. एडम स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज व्हाट. ठीक है, इकोनॉमिक्स को एडम स्मिथ ने कैसे डिफाइन किया. पढ़ो ऑप्शंस एंड ट्राई टू आंसर. वीडियो को पॉज करिए आप एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. आई होप आप एकदम सही आंसर करोगे इसको. ऑप्शंस क्या है, स्टडी ऑफ वेलफेयर, स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड, स्टडी ऑफ वेल्थ और स्टडी ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर स्टडी ऑफ वेलफेयर ये किसने कहा, अल्फ्रेड मार्शल ने. ये किसने कहा, मीन्स एंड एंड्स वाला, लियोनेल रॉबिन्स ने. अब स्टडी ऑफ वेल्थ, इन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दी थी एडम स्मिथ ने. याद रखिएगा ये जो डेफिनेशन है थोड़ा थोड़ा वेरी करते, बट बार बार रिवाइज करने से हमें याद हो जाएगा कि किसने क्या कहा है. तो एडम स्मिथ ने स्टडी ऑफ वेल्थ कहा था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ. सो सी इज द राइट आंसर. 11th क्वेश्चन आपके सामने, द वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय. अब ये तो आपको ये आंसर करना है. राइट, पॉज करिए एंड ट्राई टू आंसर दिस. यहाँ पर क्या है ऑप्शंस, लियोनेल रॉबिन्स, अमर्त्य सेन, एडम स्मिथ या प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. ठीक है, आई होप आपको याद होगा. अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन दी थी. मार्शल, एम, एम को उल्टा करो डब्ल्यू, वेलफेयर डेफिनेशन. ठीक है, इस तरीके का आप याद रख सकते हो, ये शॉर्टकट्स आप यूज कर सकते हो. देन डी इज द राइट आंसर हियर. अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन दी थी. कहा था कि इकोनॉमिक्स का काम क्या है, इकोनॉमिक्स का काम है लोगों की वेल बीइंग इंश्योर करना, लोग अच्छे से जी रहे हो वो इंश्योर करना इकोनॉमिक्स का काम है, इकोनॉमिक्स का मेन एम है. राइट, तो ये चीज जो है इन्होंने कहा था. वेल्थ हियर मीन्स यानी वेल्थ की बात की है, स्टडी ऑफ वेल्थ, एंड द अदर इंपॉर्टेंट साइड इज स्टडी ऑफ मैन, वेल्थ एज वेल एज मैन, दोनों चीजों की बात की है. बट देन मेनली इनका जो डेफिनेशन है उसे हम कहते हैं वेलफेयर डेफिनेशन, सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी और वेलफेयर के लिए, और इस वजह से इसे वेलफेयर डेफिनेशन कहा जाता है. ओके, अब 12th क्वेश्चन आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज स्टडी ऑफ मीन्स एंड एंड्स. ठीक है, तो मीन्स एंड एंड्स का मीन्स के बारे में जिन्होंने बात किया है वो कौन है, लियोनेल रॉबिन्स, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल या जॉन मेनार्ड कीन्स. तो लियोनेल रॉबिन्स ने मीन्स एंड एंड्स यानी कि स्कैरसिटी डेफिनेशन, अगेन यही चीज बार बार रिवाइज करो, रिवाइज कर रहे हैं हम बार बार. वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया है, एडम स्मिथ ने. अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने क्या दिया है, वेलफेयर डेफिनेशन. ठीक है, अच्छा तो ये डब्ल्यू का हम जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, बट देन एनीवे याद रखना वेलफेयर जो है वो मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल इन्होंने दिया है.
Okay, so the correct answer is A. Then microeconomics is concerned with the behavior of, क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो, आराम से आप आंसर निकाल सकते हो. माइक्रोइकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो यानी कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पीपल हैं, उनके चॉइसेस, उनका इकोनॉमिक बिहेवियर, इसके बेसिस पर मार्केट में वेरिएशंस, बायर्स, सेलर्स, इनके क्या वेरिएशन है, डिमांड सप्लाई, इनके बारे में बात होती है. ठीक है. Concerned with the behavior of क्या, जीडीपी, इंडिविजुअल एंटिटीज, इकोनॉमी एज अ होल, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स. तो बहुत ही सिंपल है, बिहेवियर किसका होगा, इंडिविजुअल का होगा. तो इंडिविजुअल एंटिटीज, बी इज द राइट आंसर. माइक्रो इकोनॉमिक छोटे छोटे जो वेरिएशंस है उनके बारे में बात करता है. इकोनॉमी एज अ होल अगर बात चल रही है उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट मानते हैं. ठीक है, मैक्रो माइक्रो याद रखना. और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगेन जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनइक्वालिटी, इन सब के बारे में भी बात होती है. जीडीपी के बारे में भी बात मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है. बट इंडिविजुअल एंटिटीज क्या चाहते हैं, सप्लाई डिमांड, इनसे रिलेटेड बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स में होती है. ओके, यहाँ देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडिंग फादर कौन है. अभी तक जो चीजें चल रही थी वो थोड़ा बहुत माइक्रो इकोनॉमिक्स के तरफ था. अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात किसने की है, लियोनेल रॉबिन्स, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, या फिर जॉन मेनार्ड कीन्स. यस, आपने अगर डी जवाब दिया, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. जॉन मेनार्ड कीन्स, इन्हें जो है फाउंडिंग फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है. तो डी इज द राइट आंसर. अगेन रिकॉल करते हैं, बार बार अगर हम रिकॉल करेंगे इसी तरीके से हम जो है रिवाइज कर पाएंगे. स्कैरसिटी डेफिनेशन, एडम स्मिथ ने क्या दिया था, वेल्थ डेफिनेशन. अब अल्फ्रेड मार्शल ने क्या दिया था, वेलफेयर डेफिनेशन. इतनी बार रिवाइज कर लो कि भूलो ही नहीं, राइट. तो ये चीज रिवीजन की जो पावर है वो होती है. और एग्जाम में जब पूरा हमारा आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा कई बार होता ही है कि दिमाग चल नहीं रहा, तो ऐसे में जो रिवाइज किया है वो चीजें एकदम से दिमाग में आती हैं और सही हम जवाब देकर आते हैं. मार्केट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज. तो डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, हम जानते हैं. एक जो पहले हमारा इकोनॉमी था जिसे हम स्टेट इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी कहते थे, जहां पर गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत हाई था और जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है वो कम था. प्राइवेट सेक्टर ऑलमोस्ट नहीं था, तो इसे हम स्टेट या कमांड इकोनॉमी कहते हैं. अब ऐसी इसके बाद इकोनॉमी थी जिसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी कहते थे. इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि लेसेस फेयर, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल ज्यादा है. मार्केट जो है वो गवर्नमेंट पूरी तरीके से रेगुलेट नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ओनली फैसिलिटेट कर रही है, राइट. प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा है, गवर्नमेंट का रोल कम है इसमें. तो दैट इज कॉल्ड अ कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी. इसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं. ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी, अलग अलग नाम जो है आपको याद रखने होंगे. और एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जहां पर गवर्नमेंट एक्चुअली रेगुलेट कर रही है चीजों को और यहाँ प्राइवेट सेक्टर का रोल भी हाई है. प्राइवेट सेक्टर का रोल हाई है, लेकिन जब भी कोई इश्यू आता है देन गवर्नमेंट जो है वो स्टेप इन करती है. तो दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी. और फिर कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट का मोनोपोली है. फॉर एग्जांपल इंडिया में रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इनका अगर हम ले लें तो अभी तक मोनोपोली था, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट ही इनके एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकती है. तो ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट की मोनोपोली है उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं. कुछ सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर को पूरा अलाउ किया हुआ है, तो वो सब मिक्स्ड इकोनॉमी होती है. अब मार्केट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज, अब बहुत आसान है आपके लिए, मिक्स्ड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, कमांड या सोशलिस्ट. कमांड सोशलिस्ट एक ही है जो कि स्टेट इकोनॉमी है. मिक्स्ड इकोनॉमी हमने देखा, तो द करेक्ट आंसर इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ओके, कैपिटलिस्ट या मार्केट इकोनॉमी जहां पर हम जानते हैं कि लेसेस फेयर और प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा होता है, वो है. तो बी इज द राइट आंसर. यस, अगर आपने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही है. 16 क्वेश्चन आपके सामने. लेसेस फेयर इकोनॉमी इज, ठीक है, एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी, एक्सट्रीम केस ऑफ कमांड इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी. ये सारे अलग है, बट मार्केट इकोनॉमी इज रिलेटेड टू लेसेस फेयर. ठीक है, एक्सट्रीम केस यानी कि पूरी तरीके से फ्री छोड़ दिया और फिर प्राइवेट सेक्टर ही देख रहा है, कोई इश्यू भी हो रहा है तो गवर्नमेंट से फैसिलिटेट कर रहा है, बहुत ज्यादा दखल नहीं दे रहा. वो एक्सट्रीम केस को हम लेसेस फेयर के नाम से जानते हैं, लेसेस फेयर इकोनॉमी के नाम से जानते हैं. सो ए इज द राइट आंसर. ठीक है, ये सारे ही एमसीक्यूज हमारे जो है जुड़े हुए एक दूसरे से, तो आराम से आपका सारा रिवीजन हो रहा होगा. अगेन, अ मार्केट इकोनॉमी इज द वन
in which individuals and private firms make major decisions about production and consumption. तो ये तो एकदम सही लग रहा है, मार्केट इकोनॉमी में ये होता है. बाकी पढ़ लेते हैं. In which the government makes all important decisions. सॉरी, गवर्नमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस किस में लेती है? स्टेट इकोनॉमी में, कमांड इकोनॉमी में, राइट, नॉट इन मार्केट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट मेजर डिसीजंस लेती है. सो दिस इज नॉट करेक्ट. In which government owns and directs the operations of enterprises in most industries. तो ये कहाँ होता है? गवर्नमेंट ओन करती है, डायरेक्ट करती है, बताती है कैसे ऑपरेट करना है. ये सब होता है एक्चुअली इन कमांड या स्टेट इकोनॉमी, नॉट इन मार्केट इकोनॉमी. फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. ऑब्वियसली ये दोनों गलत है, तो ऑल ऑफ द अबव कैसे होगा? पहला सही है. ए इज द राइट आंसर. 18 क्वेश्चन आपके सामने. अ कमांड इकोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड. अब इसका आंसर तो आप ही दोगे, राइट. तो यहाँ पे दिया हुआ कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, लेजर इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी. कमांड इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द अदर नेम? यस, अगर आपने बी जवाब दिया दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है. सोशलिस्ट एक तरह का इकोनॉमिक सेटअप है जहां पर गवर्नमेंट मोस्टली चीजों को ओन करती है एंड प्रोवाइड करती है टू द पीपल. इंडिया क्या है? इंडिया इज अ विच काइंड ऑफ इकोनॉमी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट, मिक्स्ड या लेजर फेयर इकोनॉमी? इनमें से कौन सा काइंड ऑफ इकोनॉमी है इंडिया, वो पूछा गया है. हम डिस्कस कर रहे थे इंडिया में कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पर गवर्नमेंट की मोनोपोली, कुछ सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर का लॉ किया हुआ है. तो ऐसी इकोनॉमी कौन सी है? वो है मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर हियर. अब 20th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी? किसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी के जो है डेजिग्नेट करते हैं? कौन सी ऐसी कंट्री या रीजन था जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं? इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फॉर्मर सोवियत यूनियन या फिर चाइना? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चुनना है. कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा. इसके साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है प्लीज डू कॉल ऑन 8146207241 या फिर आप एक मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutab.co.in. अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं. साथ में इन सेशंस के फीडबैक भी आप भेज सकते हो मेल पे या फिर कमेंट सेक्शन में फीडबैक भेजना ना भूलिएगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.